हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आप सबसे तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों में एक भी वीडियो नहीं डाल पाया था। उसका रीज़न यही है कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया हुआ था कि हमने अभी अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है। जो हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है हमने उसको भी अपडेट किया है। उसकी वजह से हमारे जितने भी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि ऑडियो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर्स अभी हमारे पास नहीं थे, तो हमें उन्हें अरेंज करना पड़ा। एंड अरेंज करने में ही थोड़ा टाइम लग गया। मैंने सोचा था कि ये जो रॉ ऑडियो होता है वही मैं आपको डायरेक्टली दे दूं, लेकिन वो डायरेक्टली देना ठीक नहीं होगा क्योंकि फिर उसमें समझने से ज़्यादा आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो लेट हो चुकी थी, लेकिन मैं अभी एक वीडियो डाल दे रहा हूँ। एंड मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ही घंटों बाद फिर से एक वीडियो जो कि हमारा 9th चैप्टर है उसका डाल दिया जाए। एंड बाय सैटरडे इवनिंग मैं पूरा इसको कंप्लीट करने का कोशिश करता हूँ। अगर नहीं होता है देन बाय संडे मॉर्निंग तो मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करवा ही दूंगा। ठीक है। सो आप सभी को उसको लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया था कि आप गद्य संकलन और काव्य मंजरी को भी कीजिए। तो देखिए, गद्य संकलन और काव्य मंजरी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं अब एकदम 100% श्योर नहीं हूँ कि वो हो ही पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। दैट इज़ द रीज़न मैं उसके रिगार्डिंग कोई श्योरिटी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अगर हो सके तो मैं डाल दूँ, लेकिन अगर नहीं हो पाता है देन देयर इज़ नथिंग टू बी डन। इसीलिए मैं उन दोनों बुक्स में तो आपको कुछ भी श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं सारा आकाश में आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि बाय सैटरडे इवनिंग और संडे मॉर्निंग हमारा ये पूरा कोर्स मैं कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। क्योंकि अब हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे के सारे वापस आ चुके हैं। एंड अभी हमारे पास कुछ भी वैसा नहीं है जो कि हमें रोक सके और वीडियोस बनाने को। आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना रीडिंग मटेरियल अपने सामने में रख लीजिए, क्योंकि हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आज करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में हमने क्या देखा था कि समर अपने कॉलेज से आता है और कॉलेज से आकर वो अपने मामा जी और बाबूजी से मिलता है, जहाँ पर उसे ये मालूम चलता है कि अमर की भी शादी हो रही है। वहाँ पर मामा जी जो हैं समर को यह ज्ञान देते हैं कि तुझे अपनी पत्नी को दबा कर रखना चाहिए, और वह इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो ऊपर आकर शून्य मन से सोचता रहता है। तभी प्रभा वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो, वो तो बड़े हैं, उनका काम है कहना, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, एक काम करो, जाओ बाहर में घूम के आ जाओ। और वह जो उसे बाहर में घूमने की सलाह देती है, उसके बाद समर बाहर घूमने में भी जाता है। लेकिन वह जब घूम रहा होता है उसके बाद क्या होता है वही हम इसमें जानने वाले हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब वो घूम रहा होता है तो उसे रास्ते में ही शिरीष भाई साहब और दिवाकर मिलते हैं। फिर उन दोनों के बीच में एक बातचीत होती है। अब वो बातचीत क्या है, उसमें क्या बातचीत होती है, वो सब कुछ हम लेट्स स्टार्ट। अपने आप में डूबे डूबे चलते हुए अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चला आ रहा है। मुड़कर देखा तो दिवाकर सचमुच ही खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके साथ कोई और भी था। जब तक मैंने उसे पहचाना नहीं था मैं एकदम डर गया था। अब समर रास्ते पे तरह तरह की बातें सोचते हुए जा रहा था और उसे कुछ देर बाद यूं लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि दिवाकर उसके साथ चल रहा था और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा था। लेकिन वह दिवाकर को पहले ही नज़र में उसने नहीं पहचान लिया था। उसे पहचानने में थोड़ी देर लग गई थी। इसीलिए जब तक वह उसे पहचान नहीं पाया था तब तक समर डर गया था कि आखिरकार उसके पीछे यह है कौन। और उसके साथ शिरीष भाई साहब भी वहीं पर थे। दिवाकर बोला, तुम्हें चलते वक्त ध्यान रहता है कि कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? 2 फलार्ग से हम लोग साथ हैं, जाने क्या क्या आप ही आप बड़बड़ाते हो, आप ही आप चलते हो, खुद ही नाराज होना, खुद ही तन जाना, यह सब क्या है? अब यहाँ पर दिवाकर समर से कहता है कि तू जब चलता है तेरे को कुछ ध्यान भी रहता है कि तू कहाँ चल रहा है, क्या बात कर रहा है? हम लोग काफ़ी देर से तेरे पीछे पीछे चल रहे हैं और हम तुझे यूं ही देख रहे हैं कि तू खुद ही खुद नाराज़ हो रहा है, खुद ही खुद तन जा रहा है। ऐसे तू आखिरकार कर क्या रहा है? तू खुद ही खुद से बड़बड़ा रहा है, तू आप ही आप
चलता जा रहा है, ये क्या हो रहा है तेरे साथ। मतलब दिवाकर उसे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था एंड समर के जितने भी एबनॉर्मल बिहेवियर्स थे वो सारे एबनॉर्मल बिहेवियर्स को वो ऑब्जर्व कर रहा था। एंड वही वो समर से कहता है कि तुझे आखिर हो क्या गया है, तो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है कि जो मन में आ रहा है तू अपने आप से बात कर रहा है, फिर उसके बाद जो है कभी झुंझला जाता है तो कभी नाराज़ हो जाता है, यह सब क्या है। मैं झेप कर सकपका गया, ध्यान से देखा, अंधेरे की तटस्थ की तरह शिरीष भाई साहब खड़े खड़े सिगरेट पी रहे थे। जब कश खींचते थे तो आग का फूल उनकी आंखों के नीचे चमक उठता था। मैंने झट उन्हें नमस्कार किया। अब समर जो है वो थोड़ा सा इस पर सकपका जाता है, वो डर जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखिए समर जिस फेज से गुजर रहा है उस फेज में क्या होता है कि हमें मालूम होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा उसके ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे समर को भी मालूम है कि वो बड़बड़ा रहा है, वो यह सब कर रहा है, लेकिन समर को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह सही है या फिर गलत है, और ना ही समर का उसके इस किसी भी चीज़ के ऊपर में किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल है। समर नहीं समझ पा रहा है कि उसके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। उसको ये तो समझ में आ रहा है कि वो कर क्या रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो जब से दिवाकर उसे पूछता है तो वो एकदम सकपका जाता है, और फिर उसी समय वो देखता है कि एक कोने में शिरीष भाई साहब सिगरेट पी रहे थे, और जब वो सिगरेट को खींचते हैं अंदर में तो उस समय वो जो सिगरेट का जो भाग जल रहा होता है वो जब चिंगारी देने लग जाता है, तो वह चिंगारी जब देने लग जाता है तो उसी समय वह पहचान जाता है कि यह शिरीष भाई साहब हैं। फिर वह उन्हें नमस्कार करता है। अब यह सोच सोच कर बड़ी झेप लग रही थी कि जाने कितनी दूर से ये लोग पीछे पीछे चले आ रहे होंगे। इस बीच मैंने जाने अपने आप से क्या क्या बातें की होंगी, किस तरह की हरकतें की होंगी, उन सबको देख देख कर जाने क्या सोचा हो इन्होंने। किसी तरह बोला, आप लोग किधर से आ रहे हैं। मुंह पर खिसियानी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर समर जब शिरीष भाई साहब को नमस्कार करता है तभी उसे यह ख्याल भी आता है कि ना जाने यह दोनों कब से उसे फॉलो कर रहे हैं, और इन दोनों के सामने में उसने क्या क्या हरकतें की उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन दोनों के सामने में उसने कौन कौन सी हरकतें कर दी होंगी, अपने आप से क्या क्या बातें की होंगी, कैसी कैसी हरकतें की होंगी, और उन सबको देखकर इन दोनों का क्या उस पर प्रतिक्रिया रहा होगा। यह सब समर बार बार सोच रहा था, लेकिन फिर भी वह बोलता है कि आप लोग किधर जा रहे हैं। बता तो दिया कि आधे घंटे से तुम्हारे ही साथ आ रहे थे, धृष्टता से दिवाकर ने अपनी बात दोहराई। सुनते आ रहे थे कि तुम अपने आप से क्या क्या बातें कर रहे हो। फिर समर जब पूछता कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं तो उसी पर दिवाकर कहता है कि कह तो दिया कि तुम्हारे ही पीछे पीछे आ रहे थे। इतने आधे घंटे से तुम क्या क्या बातें अपने आप से कर रहे हो, यही सब बातें हम सुन रहे थे। हाँ, यह तो हमें भी लगा कि किसी बहुत ही भारी समस्या पर विचार हो रहा था। क्या बात है, भारतीय संस्कृति की कोई गुत्थी उलझ गई क्या। और शिरीष भाई खुद ही बड़े जोर से हंस पड़े। फिर सजिंदा चेहरे की ओर देखकर हमदर्दी से पूछा, ऐसी क्या विकट समस्या आ गई। फिर शिरीष भाई साहब भी कहते हैं कि हाँ, मैंने भी आपको देखा और मुझे भी देखकर यही लग रहा था कि किसी बहुत ही भारी समस्या पर विचार हो रहा है। क्या बात है, भारतीय संस्कृति की कोई गुत्थी उलझ गई है क्या, मतलब फिर से भारतीय संस्कृति को लेकर कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या। और शिरीष भाई साहब जो हैं वो खुद ही जोर से हंस पड़ते हैं। फिर मेरे संजीदा चेहरे की ओर देखकर हमदर्दी से पूछा, ऐसी क्या विकट समस्या आ गई। तो पहले तो शिरीष भाई साहब थोड़े मजाक भरे स्वर में कहते हैं, क्योंकि उनका और समर का अक्सर भारतीय संस्कृति को लेकर डिबेट हुआ करता था, लेकिन बाद में जब वो देखते हैं कि समर इस बार सही में बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसी पर वह पूछते हैं कि क्या बात हो गई। दिवाकर होता तो शायद मैं उसे उस समय झिड़क देता या दूसरी बात बताता। उनकी मैं इज्जत करता था, इसलिए कुछ सकुचा कर बोला, कोई ऐसी खास बात तो नहीं थी शिरीष भाई, मेरे मन में कोई बात आ जाती है तो देर तक फिर निकलती ही नहीं। फिर समर कहता है कि अगर वहाँ पर दिवाकर होता तो उसको शायद वो सारी बात हटा देता या फिर कोई दूसरी बात उससे कह देता। मतलब वह दिवाकर से कुछ दूसरे तरीके से भी डील कर सकता था, वह दिवाकर को झूठ भी बोल सकता था, लेकिन क्योंकि वह शिरीष भाई साहब थे और उनकी वह इज्जत किया करता था, इसलिए वो उनके साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकता था जैसे वह दिवाकर के साथ करता है। इसलिए उसने शिरीष भाई साहब से कहा कि कोई खास बात तो नहीं है शिरीष भाई साहब, लेकिन मेरे मन में कोई अगर बात आ जाती है तो फिर बहुत देर तक निकलती ही नहीं है।
देखिए, जो बात मन और आत्मा को कष्ट दे उसे हमेशा किसी न किसी से कह देना चाहिए। इससे अपने ऊपर उसका बुरा प्रभाव कम हो जाता है। ईसाइयों में पादरी के सामने अपराध स्वीकार कर लेने की परंपरा के पीछे शायद यही भावना है कि इससे मन हल्का हो जाता है। पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए वे बोले, लेकिन यह तो मैं आपसे व्यक्तिगत बात पूछने की अनुरोध नहीं कर रहा। फिर जब समर कहता है कि मेरे मन में जब कोई बात आ जाती है तो वो निकलती ही नहीं है, तो उस पर सीरीज भाई साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, और वो क्या है कि जब भी आपके मन में कोई ऐसी बात आ जाए जो कि आपके मन और आत्मा दोनों को कष्ट दे, तो उस बात को किसी न किसी से कह जरूर देना चाहिए, क्योंकि उससे होता क्या है कि मन हल्का हो जाता है। और यह बात मैं आप सभी से भी कहता हूं कि जब भी आपको अपना मन भारी लगे और अगर आपके पास कोई ऐसा है जिसको कि आप वह सब कुछ कह सकते हैं, तो आप जरूर उससे वो कहिए। वह कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपके माता पिता, आपका कोई चाचा चाची, जो भी, आप उन सब में से किसी से भी यह बात कह सकते हैं। इससे क्या होगा कि वह दुख तो शायद खत्म हो या ना हो यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन उससे जो उसकी जो मतलब इंटेंसिटी होती है वह थोड़ी सी कम हो जाएगी। एंड ये मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा फील किया हुआ है कि जब हम किसी को अपनी बात बताते हैं कि हम आखिरकार फील क्या कर रहे हैं, तो वह बहुत ज़्यादा सुख देने वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा खुशी हमें देता है। हाँ, लेकिन ये भी बात हमें याद रखना पड़ेगा कि हम जिसको वो बात बता रहे हैं, क्या वो हमारी बात की वैल्यू भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बस नाम के लिए हमारी बात को सुन रहा है और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे रहा है। तो ऐसे लोगों के सामने कहने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि एक कान से सुनकर दूसरे कान को निकाल देते, क्योंकि आप अगर उनसे यह बात कह रहे हैं तो आप उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि यह मेरी बात को पूरे अच्छे तरीके से सुनेगा और मुझे कोई सल्यूशन देगा। लेकिन अगर वह सल्यूशन देने के बजाय आपको बस एक झूठी सांत्वना दे देता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में चलकर आपकी ही बुराई किसी और से करता है कि देखो उसने मुझसे अपनी सारी बातें शेयर की, वह देखो किस तरीके का लड़का या लड़की है, तो यह किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो आप ज़रूर अपनी बातों को शेयर कीजिए, लेकिन उनसे तो मत ही शेयर कीजिए जो कि आपकी बातों को एक परिहास्य का जगह बना लें। और फिर सीरीज भाई साहब यह भी कहते हैं कि मैं आपसे कोई व्यक्तिगत बात पूछने को अनुरोध नहीं कर रहा हूं, और अगर कोई व्यक्तिगत बात भी पूछ ही ले या यह बता ही दे तो कौन सी मुसीबत हो जाएगी। दिवाकर ने दूसरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। अब दिवाकर समर के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अगर सीरीज भाई साहब कोई व्यक्तिगत बात पूछ ही लेते हैं या फिर तुम अगर कोई व्यक्तिगत बात बता ही देते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अपराध स्वीकार कराने का यह पुलिस वाला तरीका मुझे पसंद नहीं है। सीरीज दिवाकर की बात पर हंस पड़े, लेकिन फिर सीरीज भाई साहब दिवाकर की बात पर हंस पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती किसी से उसके व्यक्तिगत बात को पूछ रहे हैं तो यह ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से पुलिस वाले किसी अपराधी को डांट पीट कर उससे सच उगलवाते हैं। तो अब सीरीज भाई साहब कहते हैं कि अगर कोई आदमी अपनी व्यक्तिगत बात अपनी इच्छा के बिना शेयर करना चाहता है, मतलब उसकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वह शेयर कर रहा है, तो यह वैसा ही है जैसे एक पुलिस वाला किसी चोर या फिर किसी अपराधी को डरा धमका कर उससे बात निकाल रहा है, और यह मैं नहीं करना चाहता हूँ। कहीं दोनों मेरी बात का बुरा ना मान जाए, मैंने बता दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। फिर एक क्षण सोचा और आगे बता ही दिया। तुम तो जानते ही हो दिवाकर, हमारे यहाँ कितने घरेलू झंझट हैं, एक ना एक चक्कर रोज निकलता ही रहता है। मेरी शादी होकर चुकी नहीं कि अब अमर की शादी हो रही है, कुछ कहो तो दुनिया भर के उपदेश। फिर समर थोड़ी देर तक झेप सोचकर कहता है कि नहीं दिवाकर, ऐसी तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर बाद में उसे ख्याल आ जाता है कि दिवाकर अपना है और सीरीज भाई साहब भी अपने हैं, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार सीरीज भाई साहब ने समर के साथ किया था वह बहुत ही एक क्या बोलते हैं, वो एक बहुत अच्छा तरीके का व्यवहार था। क्यों अच्छा तरीके का व्यवहार था? इसलिए अच्छा तरीके का व्यवहार था क्योंकि इस तरीके का व्यवहार बहुत कम लोग करते हैं। मतलब बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि यह कहते हैं कि जो तुमको कहना है तुम अपनी मर्जी से कहो, अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है तो तुम मत कहो। तो सीरीज भाई साहब भले ही भारतीय संस्कृति को लेकर एक नेगेटिव व्यू पॉइंट रखते हों, लेकिन असलियत में वो एक बहुत अच्छे इंसान थे।
और इसीलिए यहाँ पर जब शिरीष भाई साहब ने अपनी उदारता दिखाई तो उसी पर समर एक बार तो अपनी बात को झेप देता है, एक बार तो अपनी बात को वो छुपा देता है कि नहीं कोई ऐसी खास बात तो नहीं है भाई। लेकिन फिर वो एक क्षण सोचकर कहता है कि तुम तो जानते ही हो दिवाकर, हमारे यहाँ कितने घरेलू झंझट हैं, एक ना एक चक्कर रोज निकलता ही रहता है। मेरी शादी होकर चुकी नहीं कि अब अमर की शादी हो रही है, कुछ कहो तो दुनिया भर का उपदेश। फिर समर कहता है कि तुम तो जानते ही हो दिवाकर कि हमारे घर पर कितने झमेले हैं, एक प्रॉब्लम तो खत्म होता नहीं है कि दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब मेरी शादी तो हो ही चुकी थी, अब अमर की भी शादी हो गई है, और इस बात पर अगर किसी को कुछ भी ज्ञान दो तो फिर दुनिया भर का उपदेश होने लग जाता है। शिरीष भाई ने पूछा, आप लोग तो सब साथ ही रहते हैं ना? फिर शिरीष भाई साहब उससे पूछते हैं कि आप सब तो सब साथ ही रहते हैं ना, मतलब आपका तो एक जॉइंट फैमिली है ना, चाचा जी वगैरह सब अलग है, हम लोग सब साथ ही हैं, मैंने बता दिया। फिर समर कहता है कि मेरे चाचा तो अलग रहते हैं, लेकिन मैं, मेरे बाबूजी, मेरी माताजी, मेरे भाई, मेरे भाभी सब एक ही जगह पर रहते हैं। माफ़ कीजिए, आपके परिवार की कुछ व्यक्तिगत बातें पूछ रहा हूँ। और फिर चलते चलते शिरीष भाई साहब देर तक मेरे परिवार के बारे में, लोगों के बारे में पूछते रहे और मैं बिना कुछ छुपाए बताता रहा। फिर शिरीष भाई साहब कहते हैं कि समर भाई माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत बातें पूछता हूँ। और फिर वैसे ही शिरीष भाई साहब दिवाकर के साथ चलते जा रहे थे और वह उससे तरीके तरीके की बात पूछ रहे थे और समर वह सारी बातों का जवाब दे रहा था। बात घर के लड़ाई झगड़े पर आई तो मैंने दुखी स्वर में स्वीकार कर लिया कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े शादी के पहले ही दिन से शुरू हो गए थे। फिर प्रभा के बारे में पूछा कि कितनी पढ़ी है, स्वभाव कैसा है, उसके क्या क्या सपने हैं और घर पर मुसीबतें क्या क्या हैं। उनके इन डॉक्टरों जैसे सवालों से मैं परेशान मन ही मन जरूर था, लेकिन प्रभा की समझदारी, शिक्षा और सपनों के बारे में बताते हुए अच्छा भी बहुत लग रहा था। मगर अंत में उन्होंने एक ऐसा सवाल कर दिया कि सचमुच मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। अब शिरीष भाई साहब जो है वो तरह तरह के बातें पूछते हैं समर से और समर उन सभी का जवाब देते हुए जाता रहता है। जब वह उनसे घर के लड़ाई झगड़े के बारे में भी पूछते हैं और समर कहता है कि हमारे घर में तो लड़ाई झगड़ा तभी से चलता आ रहा है जब से शादी का पहला दिन था। फिर वह प्रभा के बारे में भी पूछते हैं कि प्रभा कितनी पढ़ी लिखी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके क्या क्या सपने हैं और घर पर क्या क्या मुसीबतें हैं अभी। तो समर को इस तरीके के जो प्रश्नावली जो उसके सामने में पेश की गई थी शिरीष भाई साहब की तरफ, वो उसे एक बार मतलब अजीब तो लग रहा था, लेकिन वह प्रभा की समझदारी और शिक्षा और सपने के बारे में बताते हुए अच्छा भी बहुत लग रहा था। मतलब उसे थोड़ा सा झेप तो लग रहा था कि शिरीष भाई साहब ये किस तरीके की बातें पूछ रहे हैं, लेकिन जब उसने सोचा कि प्रभा जो है वह कितनी ही गुणवान औरत है तो इस पर उसे खुशी भी बहुत हो रही थी। मगर अंत में शिरीष भाई साहब एक ऐसा सवाल पूछ देते हैं जिसका समर जवाब नहीं दे पाता है। ठीक है, आपकी इच्छा से शादी नहीं हुई, लेकिन अब एक सवाल का सच सच जवाब दीजिए। क्या अब आप अपनी पत्नी को सचमुच प्यार करते हैं या सिर्फ पति होने से फर्ज के कारण उसके बारे में ऐसा सोचते हैं? उन्होंने सिगरेट पीने की व्यस्तता में पूछा। फिर शिरीष भाई साहब पूछ देते हैं कि ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपकी शादी जो है वह आपके मन के खिलाफ हुई, आपकी शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी आपकी शादी करा दी गई। लेकिन मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप जो यह अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, यह सचमुच का प्यार है या फिर आप सिर्फ अपने पति होने का फर्ज निभा रहे हैं? मैं हकला गया। सचमुच उस क्षण मैं निर्णय नहीं कर पाया कि प्रभा के प्रति मेरे मन में जो भावना है वह प्यार है या अपने किए का पछतावा है या उसकी मजबूरी स्थिति के प्रति दयाभर है। अब समर इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो उस समय यह निर्णय नहीं कर पाता है कि प्रभा के प्रति जो उसके मन में भावना है वह प्यार है या उसके लिए अपने किए का पछतावा है या फिर उसकी मजबूरी स्थिति के प्रति एक दया है। मतलब समर यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या वो सचमुच प्रभा से प्यार करता था या फिर उसको अपने किए का पछतावा था कि उसने प्रभा के साथ घोर अनुचित व्यवहार किया था तो उस पछतावे के कारण वह उससे प्यार करता था, या फिर वह उसकी मजबूरी थी कि प्रभा के साथ जो भी उसने गलत किया था, प्रभा की जो भी मजबूरी स्थिति थी उस समय, प्रभा ने जो भी मजबूरी में सहा था, उन सभी के प्रति एक दयाभर था। मुझे कोई जवाब नहीं सूझा, फिर भी अपने को जैसे जैसे संभाल कर बताया, मैं उसकी इच्छा से पढ़ रहा हूँ, वह न होती तो शायद मैं भी न जाने
कब से कहीं 100 सवा 100 का क्लर्क हो गया होता। उसका बड़ा मन है कि मैं खूब पढ़ूं और तब तो कोई अच्छी सी नौकरी करूं। मेरे लिए उसने कितनी मुसीबतें उठाई हैं शिरीष भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। अब भी सुबह 3 बजे उठकर खाना बनाती है और रात को 11 बजे तक पिसती है। अब शिरीष भाई साहब के उस प्रश्न पर समर का कोई जवाब नहीं था, मतलब उसके मन में कोई भी जवाब नहीं सूझ रहा था कि आखिरकार वह कौन सा जवाब दे। लेकिन फिर भी वह शिरीष भाई साहब से कहता है कि शिरीष भाई, मैं तो प्रभा की इच्छा से ही पढ़ रहा हूँ। अगर वह ना होती तो शायद मैं अभी कहीं पे कोई 100 सवा 100 का क्लर्क हो गया होता। उसका बड़ा मन है कि मैं खूब पढ़ूं और तब तक कोई अच्छी सी नौकरी करूं। मतलब उसका खूब मन है कि मैं अभी खूब पढूं और तब तक कोई अच्छी सी नौकरी कर लूं। मतलब जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक मैं कोई अच्छी सी नौकरी कर लूं। मेरे लिए उसने कितनी मुसीबतें उठाई हैं शिरीष भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। अब भी सुबह 3 बजे उठकर खाना बनाती है और रात को 12 बजे तक पिसती है। और वह मेरे लिए रोज सुबह 3 बजे उठती है और 12 बजे तक पिसती है। मतलब यह प्रभा के बारे में सारी बातें समर ने शिरीष भाई साहब को बता दी थी, लेकिन शिरीष भाई साहब के उस प्रश्न का उसने अभी तक उत्तर नहीं दिया था। हम तीनों चुप हो गए और मैं सिर्फ अपनी बात का जवाब खोजता रहा। सहसा तब एक बात कौन दी तो मन में आया कि इसी भी शिरीष भाई साहब से बता डालूं। तो तीनों चुप हो गए थे और समर अब भी अपने जवाब को ढूंढ रहा था। मतलब समर को अब भी जवाब नहीं मिल पा रहा था कि आखिरकार वह शिरीष भाई साहब को क्या कहे उनके प्रश्न के बारे में। और फिर उसके मन में और एक बात आती है और वह शिरीष भाई साहब से कहता है कि उसने अपने आप को मेरे लिए बिल्कुल भुला दिया है, जैसे उसके अपने दुख सुख आकांक्षाएं कुछ है ही नहीं। फिर वो शिरीष भाई साहब से कहता है कि प्रभा ने मेरे लिए अपने सारे दुख को भुला दिया है, उसके लिए कोई दुख सुख है ही नहीं। पर फिर सोचा कि यह तो बात उसकी तरफ से हुई, मेरे मन में उसके लिए वास्तव में भावना क्या है इस बात का जवाब तो यह नहीं है। फिर भी मेरा दिल प्रभा के लिए पसीज उठा। अपने भीतर की छटपटाहट को किन शब्दों में या किस तरीके से प्रकट करूं, इस बेचैनी से मैंने शिरीष भाई की तरफ देखा। वे चुपचाप कुछ सोचते से एक एक कदम चल रहे थे। कुछ कहेंगे जरूर, यह मैं जानता था, शायद उसी की राह देख भी रहा था। अब जब समर ने यह कहा कि प्रभा ने समर के लिए अपनी सारी आकांक्षाएं छोड़ दी है, तो उसी पर समर को यह भी ख्याल आ जाता है कि यह तो प्रभा का सैक्रिफाइस हुआ, कि प्रभा ने उसके लिए आखिरकार क्या किया है। लेकिन समर ने प्रभा के लिए क्या किया है इसका तो जवाब अभी तक नहीं मिला है। समर क्या सचमुच प्रभा को प्यार करता था, या फिर वह उसके किए का पछतावा था, या फिर वह प्रभा के दुख में उसके लिए एक सांत्वना मात्र थी, यह समर को समझ में नहीं आ रहा था। और समर अब भी अपने भीतर में वह प्रश्न के उत्तर को खोज रहा था और वह शिरीष भाई साहब की ओर देखता है और उसे इतना तो जरूर था कि शिरीष भाई साहब अभी कुछ बात बोलेंगे, और लेकिन वह अभी तक चुप थे, लेकिन वह जरूर कुछ ना कुछ बात बोलते। सड़क सूनी सूनी थी, पता नहीं हम लोग किधर निकल आए थे। ज़्यादा गौर करके मैं जगह को पहचान भी सकता था, लेकिन साथ चलती ऊंची सी दीवार पर बड़े बड़े काले अक्षरों में जूतों और कपड़ों के विज्ञापन पढ़कर ही रह गया। अब समर चलते चलते पता नहीं वह कहाँ आ गया था। वह अगर ध्यान से देखता तो उसे मालूम तो चल जाता कि वह आखिरकार है कहाँ, लेकिन वह अभी इतना ज़्यादा नर्वस था कि वह कहीं भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसका ध्यान सिर्फ उस बड़े से दीवार के ऊपर में जो जूते चप्पलों के जो विज्ञापन लगे होते हैं उसी की तरफ में था। लगा जैसे मैं एक धुंध में लिपटा जा रहा हूँ। शायद 8:30 या 9 बजे होंगे। बरसती चांदनी के दूध से धरती और आकाश धुल गए थे, शायद इसलिए बत्तियां नहीं जली थी। शुक्ल पक्ष में बत्तियां प्रायः बंद रहती हैं। अजब बात थी, चांदनी रात में मैं रहूं कहीं भी, लेकिन जब भी प्रभा का ध्यान करता हूं तो मुझे छत पर सिमटाई बैठी, या ज़्यादा ठीक कहूं तो रोती हुई दिखाई देती है। इस समय भी अपनी छत का दृश्य ही सामने आ गया था। अब समर उस जगह क्या व्याख्या करता है कि वह न जाने कहाँ आ गया था। अगर वह गौर से जगह को देखता तो वह पहचान भी सकता था, लेकिन अभी उसके पास एकदम टाइम नहीं था कि वह ध्यान से उस जगह को देखकर। उसी समय वह कहता है कि उसे और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय उन विज्ञापन के।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक धुंध में लिपटा जा रहा है। शायद उस समय 8:30 या 9 बज रहे होंगे। उस समय जो चांदनी थी वह चांद से बरस रही थी और यही कारण था कि बत्ती नहीं जल रही थी। शुक्ल पक्ष में बत्तियां नहीं जलती। अब शुक्ल पक्ष क्या होता है? देखिए, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से एक महीने को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। अब कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि कृष्ण पक्ष में जो हमारा चांद है वह बड़ा से छोटा होते होते अंत में वह विलीन हो जाता है। और शुक्ल पक्ष में क्या होता है कि चांद छोटे से बड़ा होते होते अंत में और बड़ा हो जाता है। मतलब कृष्ण पक्ष में चांद पूर्णिमा के चांद से अमावस्या की चांद की तरफ जाता है और शुक्ल पक्ष में अमावस्या से चांद पूर्णिमा की चांद की तरफ जाता है। तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है कि अगर आप बिल्कुल ही अंधेरा कर दें, मतलब अगर आपके शहर में एक भी बत्ती ना जल रही हो और उस समय अगर आसमान भी साफ हो, तो उस समय आपको किसी भी बत्ती की ज़रूरत नहीं है। उस समय चांद से जो चांदनी आती है वही काफ़ी है पूरे जगह को जागृत कर देने के लिए। मतलब वहाँ पर पूरे जगह को इजोत से भर देने के लिए वही काफ़ी है। और वही पहले हुआ करता था। पहले जब गांव घर में लोग बिजली तो हुआ नहीं करती थी, तो लोग क्या करते थे कि शुक्ल पक्ष के 10वीं से लेकर कृष्ण पक्ष के 5वीं तिथि, इस बीच में जब चांद सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है उस समय ही अपने सबसे ज़्यादा काम किया करते थे रात वाले, क्योंकि लाइट तो हुआ नहीं करता था। तो जिस दिन बादल नहीं हुआ करते थे वे उस दिन चांद की रोशनी से ही अपने सारे काम कर लिया करते थे। तो ठीक उसी तरीके की चांदनी उस रात भी थी। और समर यह कहता है कि जब भी उसे चांदनी की याद आती है तो उसे प्रभा का वह चेहरा याद आ जाता है कि किस तरह उस चांदनी भरी रात में, उस ठंडी रात में प्रभा अकेले बैठी बैठी रो रही थी। भाई समर जी, आखिर शिरीष भाई साहब जैसे कहीं बहुत दूर से बोले, आपकी अपनी या दिवाकर की सबकी वास्तविक स्थिति जानकर एक बात मेरी समझ में आती जा रही है, इस संयुक्त परिवार की परंपरा को तोड़ना ही होगा। अब आपके लिए ही कहूँ कि अगर आप खुद जिंदा रहना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपकी पत्नी भी जिंदा रहे, तो इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि अलग रहिए, जैसे भी हो अलग रहिए। फिर शिरीष भाई साहब आखिर में कहते हैं कि समर भाई, मैंने दिवाकर और आप दोनों की बातें सुनी है और दोनों को सुनकर मुझे यही लगता है कि यह जो संयुक्त परिवार की परंपरा जो कि इतने सालों से चलती आ रही है, इसे तोड़ना होगा। मतलब यह जो संयुक्त परिवार, मतलब जॉइंट फैमिली का यह जो कंसेप्ट जो कि इतने सालों से चलता आ रहा है, इसे तोड़ना होगा। यही हमारे सारे दुखों की जड़ है। अब मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी खुश रहे और आप खुश रहे, तो आपको इस संयुक्त परिवार के झोल मोल से आगे निकलना ही होगा। यह बात या कहूँ कि सलाह इतनी अप्रत्याशित थी कि मैं चौंक कर स्तब्ध रह गया। अचानक पूछा, मैं आपका मतलब नहीं समझा शिरीष भाई। फिर समर इस बात पर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और फिर वह शिरीष भाई साहब से पूछता कि मैं आपका मतलब नहीं समझा शिरीष भाई। आप बुरा न मानिए, लेकिन समर भाई सच्चाई यह है कि आपकी पत्नी की सारी आकांक्षाएं और आपके सारे प्रयत्न इस वातावरण में बिल्कुल बेबस होकर घुट घुट कर मर जाएंगे। एक के बाद एक मुसीबतें निकलती आएंगी और आप लोग शायद सुख की नींद के सपनों में ही जिंदगी बिता देंगे। फिर समर को शिरीष भाई साहब कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा समर भाई, लेकिन मुझे यही लगता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आप और आपकी पत्नी सिर्फ एक सुनहरे सपने को ही देख देख कर अपनी जिंदगी बिता देंगे। वह सपना कभी भी सच नहीं हो पाएगा। यही यहाँ पर शिरीष भाई साहब समर से कहते हैं। यानी संयुक्त परिवार के आप बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं। व्यक्तिगत रूप से शायद उनकी बात सच हो, क्योंकि अपनी मुसीबतें मुझे अनंत लगती थी, लेकिन परिवार की एक पूरी की पूरी व्यवस्था के लिए वे ऐसा सोचे, यह बात गले नहीं उतर रही थी। फिर समर शिरीष भाई साहब से पूछता है कि क्या आप संयुक्त परिवार के बिल्कुल ही पक्ष में नहीं हैं? अब व्यक्तिगत बात से हो सकता है कि उनकी बात सच हो, क्योंकि समर को अपनी मुसीबतों का अंत नहीं दिखाई दे रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह क्या करे। लेकिन
परिवार की पूरी व्यवस्था के बारे में ऐसा सोचना भी ठीक नहीं था। इसका मतलब क्या है कि समर को सुरेश भाई साहब की बात थोड़ी सी अजीब जरूर लगी, लेकिन उसे यह भी लगा कि यह बात शायद ठीक है, लेकिन वह एकदम से उसे मान नहीं लेना चाहता था। इसीलिए वह सुरेश भाई साहब से कहता है कि सुरेश भाई साहब, क्या आप बिल्कुल ही पक्ष में नहीं हैं संयुक्त परिवार के? हाँ, आप ऐसा ही समझिए। उन्होंने अपनी बात पर जोर देकर कहा, आज की आर्थिक स्थिति में संयुक्त परिवार चल नहीं सकता। अगर चलेगा भी तो ऊपर से देखने में चाहे जो हो, लेकिन अंदर से उसमें छोटे छोटे परिवारों की कई इकाइयां बन जाएंगी। आप सोच नहीं सकते कि यह ज़रा सा भावुकता कितने भयंकर परिणामों को जन्म दे रही है। रात दिन हैरान परेशान रहेंगे, लड़ेंगे मरेंगे सब होगा, लेकिन रहेंगे साथ ही। इज्जत का सवाल अलग, चूल्हा ना जलने की हट, ऊपरी भावुकता के पीछे स्वार्थ की खींचतान, इन सब के कारण कितनी हत्याएं आत्महत्याएं रोज होती हैं। इस बात को जाने भी दीजिए तो भी एक इसका परिणाम ही इतना भयंकर है कि उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। फिर जब सुरेश भाई साहब से समर पूछता है कि क्या आप संयुक्त परिवार के बिल्कुल खिलाफ हैं, तो सुरेश भाई साहब समर को कहते हैं कि हाँ, आप वैसा ही समझ लीजिए, क्योंकि संयुक्त परिवार थियोरेटिकली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि संयुक्त परिवार में आज की आर्थिक स्थिति चल ही नहीं सकती है। अगर वह चलेगी भी तो वह ऊपर से चाहे दिखने में जितना भी अच्छा लगे, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें छोटे छोटे परिवारों की कई इकाइयां बन जाएगी। मतलब ऊपर से तो लगेगा कि यह एक जॉइंट फैमिली है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर बहुत सारे सिंगल फैमिली बन जाएंगे। आप सोच नहीं सकते कि ये ज़रा सी भावुकता कितने भयंकर परिणामों को जन्म दे रही है। और आप सोच भी नहीं सकते कि यह जो आपकी भावुकता है कि हम संयुक्त परिवार में ही रहेंगे, यह कितने भयंकर परिणामों को जन्म दे रही है। रात दिन हैरान परेशान रहेंगे, लड़ेंगे मरेंगे सब होगा, लेकिन रहेंगे साथ ही। इज्जत का सवाल अलग, चूल्हा ना जलने की हट, ऊपरी भावुकता के पीछे स्वार्थ की खींचतान, इन सब के कारण कितनी हत्याएं आत्महत्याएं रोज होती है। इस बात को जाने भी दीजिए तो भी इसका परिणाम ही इतना भयंकर है कि इससे किसी से तुलना नहीं हो सकती। सुरेश भाई साहब कहते हैं कि हम जानते हैं कि यह बात इतनी आसानी से हजम नहीं होगी, लेकिन बात यही है कि अगर संयुक्त परिवार में रहेंगे तो रात दिन हैरान परेशान रहेंगे, लड़ेंगे मरेंगे सब होगा, लेकिन फिर भी हमें एक साथ ही रहना है। इज्जत का जो सवाल है, अलग चूल्हा ना चल जाए, इसकी तो हट है। ऊपरी भावुकता के पीछे स्वार्थ की खींचतान, इन सब के कारण कितनी आत्महत्याएं हो रही है, यह हम नहीं जानते। मतलब हम इतने ज़्यादा इस संयुक्त परिवार से बन चुके हैं कि हम अभी इसके दुष्परिणामों को देख ही नहीं पा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में न जाने कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, फिर भी हम चाहते हैं कि हम संयुक्त परिवार में ही सिमट कर रह जाएं। और इन्हीं सब के कारण कितनी हत्याएं आत्महत्याएं रोज होती है, यह हम नहीं जानते। और मैंने आपको बताया होगा कि इस पाठ के एकदम शुरू के पाठ में, मतलब शुरू के चैप्टर में हम यह जानते हैं कि समर के पड़ोस में एक बहू क्या करती है कि वह भी अपने आप को जलाकर मार लेती है। अब शायद यह हाल प्रभा का भी होता अगर उसे समर नहीं मिलता, क्योंकि प्रभा भी ठीक उसी तरीके से गुजर रही थी जैसे वह औरत गुजरी होगी। और अगर सब कुछ वैसा ही चलता रहता तो वह भी अपने आप को आग लगा लेती, लेकिन क्योंकि उसे समर ठीक समय पर मिल गया था, इसलिए वह बेचारी अभी तक जिंदा थी। तो सुरेश भाई साहब यही कहते हैं कि संयुक्त परिवार ऊपर से चाहे जितना ही अच्छा लगता हो, लेकिन अंदर से यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अगर इस बात को जाने भी दिया जाए तो इसका परिणाम ही इतना भयंकर है कि इससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। मतलब सुरेश भाई साहब कहते हैं कि संयुक्त परिवार से सुख कम होता है, दुख ही ज़्यादा होता है। क्या उन्होंने बात को ऐसे ढंग से तोड़ा कि मुझे पूछना पड़ा। अब समर को उनको बात में बीच में ही रोकना पड़ा। जब वो यह सुनता है कि इसकी वजह से कितनी हत्याएं आत्महत्याएं हो रही है तो वो एकदम स्तब्ध रह जाता है और वो पूछता है कि क्या। यह जानकर कि हम लोग उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, उन्होंने बताया, संयुक्त परिवार का शाब्दिक आदर्श चाहे जितना महान हो, उसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि परिवार का कोई भी सदस्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। फिर जब सुरेश भाई साहब यह मान लेते हैं, उन्हें जब यह ज्ञात हो जाता है कि दोनों मिल के उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो उसी समय वह कहते हैं कि संयुक्त परिवार हमें चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना लगता हो, लेकिन सच यही है कि इसमें किसी भी सदस्य का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है।
सारा समय तो समस्याएं बनाने में या बनी बनी समस्याएं को सुलझाने में जाता है। लड़ाई झगड़ा, खींचतान, बदला, ग्लानि सब मिलाकर वातावरण ऐसा विषैला और दमघोंट बना रहता है कि आप सांस न ले सकें। कारण आर्थिक ही है, यह आप भी जानते हैं। नतीजे तो हम दो हिस्सों में बांट रहते हैं, बाहर अपनी आर्थिक लड़ाई लड़ी और भीतर अपनी पारिवारिक उलझने सुलझाओ। सीधे सरल दिल दिमाग का आदमी इन्हीं झंझटों में पिस जाता है। फिर सुरेश भाई साहब कहते हैं कि सारा समय तो लड़ाई झगड़ा को करने या उन्हें सुलझाने में ही लग जाता है, तो आदमी अपने विकास के ऊपर में कब ध्यान देगा। लड़ाई झगड़ा, खींचतान, बदला, ग्लानि सब मिलाकर वातावरण ऐसा विशाला और दमघोटू बना रहता है कि आप उसमें सांस भी नहीं ले सकते हैं। कारण आर्थिक है, आप भी जानते हैं। और यह सब कुछ क्यों होता है, इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों आती है? सब कुछ आर्थिक के कारण होती है, सब कुछ पैसों के कारण होती है। नतीजे में हम दो हिस्सों में बट रहते हैं, बाहर अपनी आर्थिक लड़ाई लड़ी और भीतर अपनी पारिवारिक उलझने सुलझाओ। सीधे सरल दिल दिमाग का आदमी इन्हीं झंझटों में पिस जाता है। और वह कहते हैं कि यहाँ पर आदमी दो तरीकों का झंझट से वो जूझता रहता है। वह अंदर में आर्थिक स्थिति से जूझता रहता है और बाहर अपने पारिवारिक उलझनों से जूझता रहता है। इतनी देर बाद दिवाकर ने अचानक मुड़कर सवाल किया, लेकिन यह तो स्थिति हुई, परिणाम क्या हुआ? फिर दिवाकर भी एक सवाल पूछता है कि यह जो आप बता रहे हैं, यह तो संयुक्त परिवार की स्थिति है कि अभी संयुक्त परिवार है कैसा, लेकिन इसका परिणाम क्या है? मैंने बताया ना, परिणाम यही होता है कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास ही नहीं कर पाते। अपने शक्तियों और प्रतिभा को सही दिशा में बढ़ाने का आपको अवसर ही नहीं मिलता। या कहे आप अपने आप को ऐसी बातों में उलझा कर थका डालते हैं कि आपका दिल दिमाग अपने सपने पूरे करने लायक ही नहीं रह जाता। पढ़ाई लिखाई या किसी भी बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए आपके पास शक्ति बच ही कहाँ पाती है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे ब्रेन ना आने का बहुत बड़ा कारण यह भी है। उल्टा सीधा रट रटाकर पास हो गए तो समझ लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला। तो जब दिवाकर पूछता है कि इसका परिणाम क्या है, मतलब यह जो हमारा संयुक्त परिवार है, इसकी तो आपने प्रॉब्लम्स बता दी, इसकी स्थिति बता दी, लेकिन इसका परिणाम क्या है? तो उस पर सुरेश भाई साहब कहते हैं कि है तो इसका परिणाम, और परिणाम यही तो है कि इसमें कोई आदमी के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। आप ऐसी बातों में उलझ कर रह जाते हैं जो कि आपको आगे ही नहीं बढ़ने देती है। अपनी शक्तियों और प्रतिभा को सही दिशा में बढ़ाने का आपको अवसर ही नहीं मिलता है। या कहें आप अपने आप को ऐसी बातों में उलझा कर थका डालते हैं कि आपका दिल दिमाग अपने सपने पूरे करने के लायक ही नहीं रह पाता। और आप ऐसी बातों में उलझ कर रह जाते हैं कि आपको अपने सपने पूरे करने पर ध्यान ही नहीं जाता। पढ़ाई लिखाई या किसी भी बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए आपके पास शक्ति बच ही कहाँ पाती है। और पढ़ाई लिखाई या फिर किसी दूसरे काम के लिए आपके पास शक्ति बच ही कहाँ जाती है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे ब्रेन ना आने का बहुत बड़ा कारण यह भी है, उल्टा सीधा रट रटा कर पास हो गए तो सचमुच समझ लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला। जिसे रटते हैं वे खुद ही किसी की झूठन होती है। संसार के ज्ञान विज्ञान साहित्य दर्शन को कुछ देने की बात तो दूर रही, आप उसके विकास तक से परिचित नहीं हो पाते। तो फिर सुरेश भाई साहब यह भी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो इतने बड़े बड़े ब्रेन नहीं आ पाए हैं, हमारे यहाँ जो इतने बड़े बड़े ज्ञानी नहीं आ पाए हैं, उसका एक कारण यह भी है कि हमारे यहाँ पर यह प्रथा चलती आ रही है कि परीक्षा के लिए रट कर परीक्षा दे दो और उसके बाद कहीं पे कोई नौकरी कर लो। जिसे रटते हैं वह खुद ही किसी की झूठन होती है, और जिस चीज़ को हम रटते हैं वह खुद ही किसी की झूठन होती है। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ हम रट लेते हैं वो किसी और की झूठन होती है। मतलब कोई हमें यह बात बोल देता है कि तुम यह कर लो और हम उसे मान लेते हैं, तो वह उसकी झूठन ही हुई। संसार के ज्ञान विज्ञान साहित्य दर्शन को कुछ देने की बात तो दूर रही, आप उसके विकास तक से परिचित नहीं हो पाते। और आप तो संसार के ज्ञान विज्ञान साहित्य दर्शन को कुछ देना तो दूर, आप उसके विकास तक से परिचित नहीं हो पाते हैं। वहाँ भी जो कुछ जानते हैं वह किसी से उगलनी निकलनी झूठन या 50 साल पुरानी बातें। अपनी इस मजबूरी या असफलता को तब हम यह कहकर छिपाने लगते हैं कि हमें संसार के ज्ञान विज्ञान को जानने की ज़रूरत ही क्या है, और हम तो अपने आप को सिमट कर रख देते हैं। वह सारी 40-50 साल पुरानी बातें हमारे दिमाग में भर दी जाती है, और जब कोई हमारी इन मजबूरियों के बारे में हमसे पूछता है तो हमें कह दिया जाता है कि हमें क्या ज़रूरत है अपने
अंदर में ये सारे संसार के ज्ञान विज्ञान की बातों को लेने की। हम इस संसार की सबसे ज्ञानी जाति के अलंबर हैं। हमने संसार को बहुत दिया है और ये रूढ़िवादी बुद्धियों की एक के बाद एक पलटन तैयार होती जाती है। हम संसार की सबसे ज्ञानी जाति के अलंबर हैं। मतलब संसार में सबसे ज्ञानी अगर कोई है तो वह मनुष्य है, लेकिन हम उस मनुष्य में भी अलंबर हैं। मतलब हम उन मनुष्य में भी ऐसे लोगों में पढ़ते हैं जिनका ज्ञान उतना ज़्यादा नहीं है। हमने संसार को बहुत दिया है और यूँ रूढ़िवादी बुद्धियों को एक के बाद एक पलटन तैयार होती जाती है। उसके बाद यही रूढ़िवादी जो बुद्धि है उसकी एक के बाद एक पलटन तैयार होती जाती है। अपनी बिखरी बातों को समेट कर वे बोले, भैया मेरा सीधा साधा हल यही है कि आप अलग रहिए और घर के लिए जो जिम्मेदारी महसूस करते हैं वह पूरी कीजिए। फिर श्रीज भाई साहब अपनी बात को साफ कह देते हैं कि आप संयुक्त परिवार से अलग रहिए और आपकी जितनी भी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है आप उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाइए। मैं इस व्यक्ति के विश्लेषण प्रतिभा पर चकित था। सारी बातें मेरी समझ में ऐसी आसानी से आती चली जा रही थी कि आश्चर्य हो रहा था। इतनी सीधी बात आज तक मेरे अकल में क्यों नहीं आई। अचानक एक सवाल सूझा, पूछा, लेकिन शिरीष भाई यह तो घोर स्वार्थ की बात हुई ना। माँ बाप जाने किन किन आशाओं से बच्चों को पालते पढ़ाते लिखाते हैं, सोचते हैं कि बुढ़ापे में वो उन्हें सहारा देंगे, हारी बीमारी में मदद करेंगे, वंश को आगे बढ़ाएंगे और बच्चे समर्थ होते ही अलग हो जाते हैं। तो यह स्वार्थ नहीं है? फिर समर यह सोचता है कि उससे इसके पहले किसी की भी बात इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आई थी। शिरीष भाई साहब की हर एक बात उसके दिलो दिमाग में जाकर बैठ रही थी, लेकिन तभी उसके मन में एक प्रश्न सूझता है और वह शिरीष भाई साहब से पूछता है कि शिरीष भाई साहब, क्या इस तरीके से परिवार से अलग हो जाना क्या स्वार्थ नहीं है? क्योंकि हमारे माँ बाप जो हैं वह हमें ना जाने कितनी आकांक्षाओं से पढ़ाते लिखाते हैं और अगर हम बुढ़ापे में उनका साथ छोड़कर अलग हो जाते हैं तो क्या यह स्वार्थ नहीं है? यूँ देखने में स्वार्थ जरूर है। मेरे सवाल से वे एक क्षण के हिचके, लेकिन बच्चों के व्यक्तित्व का विकास ना देकर, उनके उन्नति को अवसर ना देकर, अगर बाप इन सभी के लिए उन्हें अपने से बांधे रखे, इसकी जगह क्या यह अच्छा नहीं है कि वे उन्हें स्वयं विकसित होने दे और आपकी इस बात को फर्ज की तरह उनके मन में उगने दे? फिर शिरीष भाई साहब कहते हैं कि हाँ, स्वार्थ तो जरूर है, लेकिन क्या यह बात अच्छी नहीं है कि बाप जो है वह अपने सारे लोभ, अपने सारे आकांक्षाओं को त्याग कर अपने बेटे को व्यक्तिगत रूप से विकसित होने के लिए छोड़ दे? मतलब स्वार्थ तो है कि मैं अपने परिवार से अलग हो गया, लेकिन क्या यह ठीक नहीं है कि जिससे मैं अलग हुआ हूँ वह बाप भी जो है वह हमारे विकास के लिए अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को भूल जाए? जहाँ तक मैं समझता हूँ एक दो संतानों के साथ इस तरह का संकट आता भी नहीं है। संयुक्त परिवार अभिशाप बन जाता है वहाँ जहाँ कई संतानें हो, आर्थिक रूप से परिवार समर्थ ना हो और आय की साधन बहुत ही कम हो। फिर शिरीष भाई साहब कहते हैं कि जिनके कम बच्चे होते हैं, मतलब जो संयुक्त परिवार छोटा होता है, मतलब जिसमें एक दो बच्चे होते हैं, वहाँ पर तो यह दिक्कत उतनी ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन यह दिक्कत वहाँ पर बहुत ज़्यादा आती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, जहाँ पर आर्थिक रूप से परिवार समर्थ नहीं होता है और आय के साधन भी बहुत ही कम होते हैं। अब ऐसी जगह माँ बाप सोचते हैं कि बेटे पर मेरा हक है और पत्नी सोचती है कि वह किसी का बेटा हो या ना हो उसका पति जरूर है और उसकी कमाई पर उसका पहला हक उसी का है। अब यहाँ पर एक और शिरीष भाई साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वह यह है कि यहाँ पर आदमी पिस जाता है। आदमी किस तरीके से पिस जाता है? आदमी घरवाली के लिए भी पिस जाता है और आदमी घर वाले के लिए भी पिस जाता है। घर वाले यह सोचते हैं कि यह तो हमारा बेटा है, यह हमारा भाई है, तो हम इसके सारे संपत्ति पर हाथ रखते हैं, इसके सारी पैसों पर हमारा हक है। और पत्नी सोचती है कि यह तो मेरा पति है, तो इसके सारे पैसों पर हमारा हाथ है। फर्ज ही अदा करना है तो अलग रहिए और अपने साथ एकाध अपने और छोटे भाई बहन को रखिए। इस तरह और अपने माँ बाप को अपने बोझ और परेशानियों से काफ़ी हल्का कर सकेंगे। और फिर शिरीष भाई साहब कहते हैं कि अगर इतनी ही
समस्या है तो अलग रहिए। हाँ, इससे थोड़ा तो खराब ज़रूर लगेगा, लेकिन इससे आखिरकार होगा क्या कि आप जो अपने माँ बाप को इस तरीके से दुख दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप साथ में रह रहे हैं तो साथ में रहकर भी आप उन्हें कुछ खास सुख नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे बढ़िया यही होगा कि आप अलग रह जाएं और अलग रहकर ही उन्हें सुख दें। मतलब अलग रहें और उन्हें जो भी आर्थिक या फिर जो भी उनको मदद चाहिए वो सारी मदद उन्हें दें। इस तरह और अपने माँ बाप को अपने बोझ और परेशानियों से काफ़ी हल्का कर सकेंगे और इस तरीके से आप और अपने घर वालों को भी बोझ से हल्का कर सकेंगे। साथ ही व्यवहारिक अनुभव कहता है कि इसमें संबंध भी बाद में अच्छे ही बने रहते हैं और इसमें संबंध भी अच्छे ही बने रहते हैं, क्योंकि थोड़े समय के लिए तो दुख होता है कि हमारा बेटा हमसे अलग होना चाहता है, लेकिन यह बात उससे तो बहुत अच्छी है कि हमारा बेटा और हमारी बहू हमारे ही घर में रहेंगे और रोज़ इस बात को लेकर हमारे घर में चकचक हुआ करेगी। भाई भाई अलग बाद में भी होते हैं, लेकिन इस अलग होने पर एक कांड होता है, दुर्घटना होती है और अक्सर बोलबाल भी बंद हो जाती है। और भाई तो वैसे भी अलग हो जाते हैं, लेकिन वह जब उस तरीके से अलग होते हैं तो बोलचाल भी बहुत कम हो जाती है। और जो कि हम देखते हैं कि जब बाद में संपत्ति को लेकर झगड़ा हो जाता है, जब बाद में संपत्ति को लेकर झगड़ा होता है तो उस समय एक भाई दूसरे भाई से झगड़ा करके अलग हो जाता है और वह और ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इससे बढ़िया यही है कि भाई पहले ही अलग रह लो। माँ बाप को खुद चाहिए कि बच्चों को समर्थ बनाकर उन्हें अपनी अपनी शक्तियों का परीक्षण करने को छोड़ दें, उनकी मदद करें। और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह किस तरीके से अकेले जीवन बिता सकते हों। उनकी ज़रा सी यह भावुकता कि सब साथ रहे कितनी नुकसान करती है, इसे वे नहीं जानते। और यह जो आजकल के माँ बाप की ये जो भावुकता हो गई है कि हमारा बेटा जो है वह हमसे अलग रह रहा है, वह अपनी पत्नी को ज़्यादा प्यार करता है, हमसे उतना ज़्यादा प्यार नहीं करता, यह बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है और यह नुकसान उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। काश इस सब को सुनने के लिए प्रभा भी होती। रास्ते पर सोचता आया कि सारी बातें प्रभा को बताऊंगा, बाबूजी को समझाऊं तो शिरीष भाई को गालियां और मिले। हम भी तो देखें कौन से तुम्हारे दोस्त हैं जो ऐसी अच्छी सीख दे रहे हैं। इन लफंगों दोस्तों के साथ यही तो सीखोगे। मामा जी ने सचमुच हमारे यहाँ खाना नहीं खाया। फिर जब समर शिरीष भाई साहब से मिलकर वहाँ से वापस आता रहता है तो वह इन बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। वह सोचता है कि ये सारे बातें वो जाकर प्रभा से कहेगा, क्योंकि अगर बाबूजी से कह दिया तो बाबूजी तो डांट ही देंगे कि तू किससे मिल रहा है, ऐसे ही तो दोस्त हैं तेरे, यही तो तुझे सीख देंगे वो। और जब वह घर आता है तो वह यह देखता है कि मामा जी उसके यहाँ खाना नहीं खाते हैं और मामा जी बिना खाना खाए ही वहाँ से निकल जाते हैं। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।